ये आकाशवाणी है। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की चौथी कड़ी, हमें कितना चाहिए। मैं धरती हूँ, धरती माता। क्रम के अनुसार मैं सौरमंडल में सूर्य से तीसरे स्थान पर हूँ। अपार जलराशि और बहती हवाओं से भरपूर, हरियाली की चादर ओढ़े अनमोल खनिज भंडार की स्वामिनी मैं एकमात्र वो ग्रह हूँ जहाँ जीवन धड़कता है। अब तक खोजे गए किसी भी ग्रह पर दूर दूर तक जीवन के कोई निशान नहीं मिल सके हैं। मैं अद्भुत हूँ, मैं विलक्षण हूँ। जीवन के लिए जरूरी प्रत्येक वस्तु, हर पदार्थ का एकमात्र स्रोत मैं ही हूँ। जीवन देने वाली प्राणवायु मुझी में प्रवाहित होती है। समस्त प्राणी जगत की प्यास बुझाने वाला, खेतों को सिंचित करने वाला जल भंडार मुझी में लहराता है। करोड़ों वर्षों से खनिज संपदा की अनमोल धरोहर मैं ही संजोती सहेजती आ रही हूं। मैं ही सबका पोषण करती हूं, चाहे तन ढकने को वस्त्र हो या उसे सजाने वाले आभूषण, चाहे रोजमर्रा के काम आने वाले छोटे बड़े औजार हों या भारी भरकम मशीनें। ये सभी वो सौगातें हैं जो संसाधनों के रूप में सदा सदा से दुनिया को सिर्फ मेरे जरिए ही मिलती रही हैं। अब तक ये सौगातें मैं अपनी मर्जी और खुशी खुशी लुटाती रही। हाँ, लेकिन पिछले कुछ दशकों में परिस्थितियां चिंताजनक रूप से बदलने लगी हैं। इन सौगातों की मांग लगातार तेजी से बढ़ती ही जा रही है और बढ़ते बढ़ते इस हद तक आ पहुंची जिसे पूरा कर पाना अब मेरे बस से बाहर हो चला है। और मेरी इस बेबसी के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी संतान समस्त मानव जाति है। लेकिन हां, ये एक अत्यंत चतुर प्रजाति है जो समय रहते बड़ी हद तक सचेत हो चली है, जो समझ चुकी है कि निरंतर दोहन किए जा रहे जिन संसाधनों की भरपाई कर पाना खुद मेरे लिए संभव नहीं, उनका अंधाधुंध उपयोग आखिरकार सभी के लिए भयानक संकट साबित होगा। इस महान ग्रह की सारी आशाएं, सारी उम्मीदें ऐसे ही सचेत और जागरूक लोगों पर टिकी हैं। बच्चों, अच्छा शांत हो जाओ। शांत। अच्छा बच्चों, शांत हो जाओ। इससे पहले कि छुट्टियां शुरू हो, मैं तुम्हें काम सौंप रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि छुट्टियों के इन 2 हफ्तों में तुम लोग जो भी चीजें बाहर फेंको उसका पूरा ब्यौरा लिख कर रखो। बाहर फेंको मतलब कौन सी चीजें? मेरा मतलब है हर वो चीज जिसे तुम रद्दी समझकर फेंक देते हो, जैसे कि यूज एंड थ्रो पेन्स, पिकनिक में डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी, गिफ्ट में नया स्मार्टफोन मिलने पर तुम्हारा पुराना मोबाइल। समझ गए ना? तो यही हिसाब तुम्हें रखना है। ओके? ओके मैडम। लेकिन ये क्यों कराना चाहती हैं आप हमसे? क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है। हाल ही में WWF इंटरनेशनल के डायरेक्टर जनरल जिम लीप की कही बात मैंने पढ़ी।
वो कहते हैं हम लोग तो धरती पर कुछ इस तरह से रह रहे हैं मानो हमने अपने लिए एक अलग से दूसरा ग्रह भी तैयार कर रखा हो। हम 50% से ज्यादा उन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें धरती संतुलित मात्रा में ही मुहैया करा सकती है, और अगर हमने अपना रवैया नहीं बदला तो ये प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ता चला जाएगा। यहाँ तक कि 2030 तक 2 प्लेनेट भी हमारे लिए काफी नहीं होंगे। ये तो वाकई बहुत भयानक बात है। अपनी हर चीज का ब्यौरा हम जरूर रखेंगे। हाँ तो रवि, छुट्टियां शुरू हैं। उम्मीद है टीचर ने तुम्हें बिजी रहने के लिए कुछ होमवर्क दिया होगा, वरना तो पागल कर डालोगे हमें। लो जी, मेरे बैग की तो जिप ही टूट गई। अब तो नया बैग ही खरीदना पड़ेगा। रवि, रवि, ये कचरे के डिब्बे में क्या ढूंढ रहा है तू? जो भी चीजें हम फेंकते हैं मुझे उन सब का हिसाब रखना है। ये देखिए, कल ऑनलाइन डिलीवरी में आए 3 गत्ते के डिब्बे, बबल रैप का टुकड़ा, 2 कांच की खाली शीशियां और 2 प्लास्टिक के बॉल पॉइंट पेन। अरे फेंकी हुई चीजों से खेलना बंद करो। आओ चलो मॉल का एक चक्कर लगा कर आते हैं। रवि, एसी मत बंद करना, लौट कर आएंगे तो कमरा ठंडा ठंडा मिलेगा। लेकिन टीचर ने तो कहा था इस्तेमाल नहीं होने की दशा में बिजली से चलने वाली चीजें बंद रखनी चाहिए। कार का एसी चलाओ जी, बहुत गर्मी है। आखिर पहुंच ही गए। जो फासला 5 मिनट में पैदल तय हो जाता उसमें आधा घंटा लग गया। उफ, ये जानलेवा ट्रैफिक। और ट्रैफिक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इस कदर ज्यादा कारें। अरे 10 बरस पहले तक सड़कों पर इतनी ढेर कारें नहीं हुआ करती थी। समझ में नहीं आता लोग आखिर शहरों में बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर क्यों घूमते हैं। अब देखो ना, हम जब हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं तो एसयूवी ले जाते हैं, लेकिन यहाँ तो हम छोटी कार ही लाए हैं ना। पापा, हमारी टीचर बताती हैं बड़ी कारें ईंधन पीती हैं और इनका रख रखाव भी बहुत भारी होता है। जो पार्ट्स टूट जाएं तो उन्हें मरम्मत करके सुधारने की बजाय बदलना ही पड़ता है। अच्छा, इस तरह ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स का निर्माण, और जिसका सीधा सीधा अर्थ है खदानों से बहुत बड़ी मात्रा में धातुएं निकालना और ढेरों प्लास्टिक का उत्पादन। वो कहती हैं इनकी वजह से हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। अच्छा, और क्या क्या कहती हैं वो कहती हैं ये सब कुछ एक सोची समझी नीति के तहत होता है, जिसमें सुनिश्चित किया जाता है कि पुर्जे, पार्ट्स और दीगर सामान जल्द से जल्द इस्तेमाल के अयोग्य और चलन से बाहर होते चले जाएं। और हाँ, मैन्युफैक्चरर्स लगातार डिजाइन्स बदलते रहते हैं। स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन बंद हो जाता है और ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जो अधिक टिकाऊ ना हो, जल्द से जल्द टूटे और बेकार हो जाएं। तो इसे योजनाबद्ध विलोपन कहते हैं। अरे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। आ गया हूँ तो क्यों ना जैकेट से मैच करता वॉलेट खरीद लूं, और अपने वॉच कलेक्शन के लिए अच्छा सा लेदर ऑर्गेनाइजर भी। कितनी भीड़ है यहाँ, देखो हर जगह लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। मम्मा, मैंने पढ़ा है 2011 में 623 मिलियन पुरुष और 586 मिलियन महिला आबादी थी अपने देश की। अब 2017 है तो संख्या बढ़ गई है। सारी आबादी इस मॉल में जमा हो गई है। चलो इधर इस काउंटर पर आओ। हेलो दिव्या जी। अरे आप यहाँ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ओहो, बिटिया भी साथ है। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा अच्छा, मैचिंग पर्स खरीदे हैं आपने अपनी नई आउटफिट के लिए? अच्छा रवि, जाओ रानी से गपशप करो, ठीक है? अरे कम से कम हम दोनों को परेशान नहीं करोगे, सही है ना मिसेस शर्मा? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जाओ उधर फूड कोर्ट में जाओ, कुछ खाओ पियो और फिर हम साथ ले लेंगे तुम्हें। हाँ, जाओ बेटा, जाओ जाओ, एंजॉय करो। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। क्या खाना चाहोगी? कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं,
साथ में कुछ यूं ही चबाने को। कुछ खास भूख नहीं है मुझे, लेकिन कुछ तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा। क्या फेंकी गई चीजों की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया तुमने? मेरी लिस्ट तो खासी लंबी हो चुकी है। कितनी कितनी चीजें हर रोज फेंक दिया करते हैं हम। मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। दीदी और मम्मी जो सामान आज खरीदेंगे उसके फेंकने वाली चीजों की पैकिंग की लिस्ट भी तो जोड़नी पड़ेगी मुझे अपने लिस्ट में। पता है, मम्मी एक वॉशिंग पाउडर खरीदेंगी, एक प्लास्टिक के पाउच में पैक होगा वो, और वो पाउच होगा एक बड़े से गत्ते के डिब्बे में पैक। डिब्बा तो मम्मी काउंटर पर ही छोड़ देंगी। बताओ किस कदर वेस्ट। कागज बनाने के लिए कितने पेड़ काटे जाते हैं। हाँ, तुम्हें मालूम है, कुछ दिन पहले मैं कोलकाता गया था। रास्ते में मैंने पहाड़ियाँ सरीखी देखी जिन पर चीलें मंडरा रही थीं। पहाड़ियाँ? और वो भी कोलकाता में? हाँ, कूड़े का अंबार वहाँ लाकर गड्ढों में भरा जाने लगा। शहर का सारा कूड़ा वहीं दफना दिया जाता था और अब दफनाने लायक जगह ही नहीं बची, तो कूड़े का ढेर पहाड़ी की तरह ऊंचा होता चला जा रहा है। यही हाल दिल्ली की गाजीपुर का है। मेरे ख्याल से सभी मेट्रो सिटीज का कूड़ा गड्ढों में ही भरा जाता होगा, वरना छुटकारा कैसे पाएंगे इतने कूड़े करकट से। हाँ, शहरों में लोग भी तो कितने सारे होते हैं। हम लोग जीरो वेस्ट नहीं हो सकते हैं क्या? हम ऐसा कुछ तो कर सकते हैं कि कचरा ज्यादा ना बढ़े, और जितना भी कचरा हो उसे बेहतर ढंग से ठिकाने लगाने की व्यवस्था कर सकें। हाँ, सही कह रहे हो। मैंने और आपने एक प्रवृत्ति को समझने के लिए रवि और रानी के परिवारों की बहुत सारी बातें सुनी। ये खतरनाक प्रवृत्ति है। मेरी नजर में ये ठेठ उपभोक्तावादी सोच है, और ऐसी सोच रखने वाले हर चीज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो नहीं समझते कि सभी साज सामान, उपकरण और मशीनें मुझी से निकाले गए संसाधनों से ही तो तैयार होते हैं। बेशक मेरे पास संसाधनों का विशाल भंडार है जो विपुल अवश्य है, किंतु अक्षय नहीं। निरंतर दोहन किए जाने पर एक दिन उसकी समाप्ति भी निश्चित है। मेरे कुछ संसाधन तो ऐसे हैं जिनकी तत्काल भरपाई संभव नहीं, जो एक बार खत्म हो गए तो गए। मिसाल के लिए भूगर्भ तेल भंडार वो संसाधन है जिसका नवीनीकरण नहीं हो सकता। कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन कहे जाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण करोड़ों वर्ष पहले यहाँ मौजूद रहे जीव जंतुओं और वनस्पतियों के गढ़े अवशेषों से हो सका था। क्या एक बार पूरी तरह दोहन करके खत्म कर देने के बाद इन्हें फिर किसी नए रास्ते से हासिल किया जा सकता है? एक सदी पहले एक इंसान टूटी हुई चीजों की मरम्मत करके या कोई और तरीका खोजकर अपनी समस्या सुलझा लिया करता था। फिर अमीर मुल्कों ने ऐसी चीजें फेंकना और बिना एक बार भी सोचे हुए उनकी जगह नई चीजें खरीदना शुरू कर दिया। नतीजा ये कि चीजों की मांग बढ़ी और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होने लगा, जिसकी वजह से कच्चे माल की मांग में भी इजाफा हुआ, और इसका सीधा मतलब था मेरे संसाधनों का भरपूर दोहन। एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, जहां कभी मेरे संसाधनों का बहुत ध्यान रखा जाता था। कबाड़ी लोग घूम घूम कर लोगों से टूटी पुरानी चीजें खरीदा करते थे और बाद में गलाकर या पिघलाकर इनका फिर से इस्तेमाल कर लेते थे। दुकानदार पुरानी कापियों के पन्नों से बनी थैलियों में सौदा रख कर देते थे। हाँ, वे प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते थे। खाली डिब्बों और पीपों का इस्तेमाल दूसरा सामान रखने में होता था। और पुरानी साड़ियां, बच्चों की नर्म रजाई
और कपड़ों के तौर पर काम में आ जाया करती थी। परंपरागत रूप से हिंदुस्तान में बहुत कम ही चीजें रद्दी समझकर अलग की जाती या कूड़े में फेंकी जाया करती थीं। रवि और रानी के माता पिता भी हिंदुस्तान में ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने जीने का एक नया तरीका अपना लिया है जो किन्हीं अमीर मुल्कों की उजाड़ू फितरत से होड़ लगाना चाहता है। फिर भी आशा पूरी तरह मिटी नहीं है। लगता है नई पीढ़ी मेरी पीड़ा से परिचित है। जरा देखूं हिंदुस्तान में और कहां क्या क्या हो रहा है। अरे शर्मा जी, कल पंचायत प्रधान हमें कुदरती संसाधनों के घटते जाने के बारे में बता रहे थे। कुछ ठीक से समझ नहीं पाया मैं। दरअसल वो यही तो बता रहे थे। देख तो रहे हो, तुम्हारे कितने ही पड़ोसियों ने पंप लगवा रखे हैं। हाँ। और वो घंटों चला करते हैं। सिंचाई के नाम पर बेतहाशा पानी खर्च हो रहा है। यानी वो पानी सरीखे एक कुदरती संसाधन को जितनी तेज रफ्तार से बहाए जा रहे हैं, उतनी तेज रफ्तार से तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती ना। सही कहते हो शर्मा जी, ऐसी हालत में तो पानी का लेवल गिरना ही गिरना है। तुम्हें तो पता ही होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल का इस्तेमाल हमारे देश में होता है। करीब 90% भूजल का उपयोग हम सिंचाई में करते हैं। हाँ शर्मा जी, ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि हर साल मेरे कुएं के पानी का लेवल कम होता जा रहा है। पास की नदी भी सूखती जा रही है। अब उसे खोद के गहरा किया जा रहा है, लेकिन आखिर करें तो क्या करें? भाई, एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की आबादी 7 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब जिस हिसाब से आबादी बढ़ेगी, उसी हिसाब से अनाज की भी जरूरत पड़ेगी। अरे साहब, जब परिवार बढ़ते हैं तो आबादी बढ़ती ही बढ़ती है। दरअसल आबादी बढ़ने की समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस वो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने जनसंख्या के बारे में एक सिद्धांत सामने रखा। अच्छा, तो बताइए ना शर्मा जी, वो क्या था? आसान शब्दों में कहें तो माल्थस के मुताबिक अन्न की पूर्ति के मुकाबले आबादी की दर कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ती है। आखिरकार इस वृद्धि को अकाल, महामारियां और युद्ध नियंत्रित करते हैं। इसे माल्थुसियन संकट के नाम से जाना जाता है। ओहो, यानी लोग मरेंगे तभी जाके हिसाब सही बैठेगा। सिर्फ यही एक वजह नहीं है, कई और भी कारण हैं। जैसे कई विद्वानों का विचार था कि 1970 और 1980 में करोड़ों लोग भूखमरी का शिकार होकर मर जाएंगे। लेकिन शर्मा जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी के जबरदस्त असर और खेती के स्तर पर की गई सही मोर्चाबंदी का पहले से अनुमान नहीं लगा सके। आबादी का विस्फोट बदस्तूर जारी है। हाँ शर्मा जी, सही कहते हो। लो, कमला मेरा खाना लेकर आ रही है। ये जल्दी आ, यहाँ रख दो। अरे नमस्ते शर्मा जी, ये सब क्या बातें हो रही हैं? वाह कमला। नमस्ते कमला भाभी। हम जमीन की बर्बादी के बारे में बात कर रहे थे। अरे शर्मा जी, मेरा बेटा बताता है हर साल अंदाजन 180 लाख एकड़ जंगल उजाड़ दिए जाते हैं। और उसी ने बताया कि दुनिया के आधे जंगल काटे भी जा चुके हैं। और इसको नाम दिया जा रहा है विकास का। पर्यावरण में फैलता प्रदूषण आसपास के खेतों को भी बुरी तरह प्रभावित करने लगा है। देसी पौधे सूख रहे हैं। फसल वाले पौधों में केमिकल्स की मात्रा इस कदर ज्यादा बढ़ी होती है कि वो अनाज खाने लायक नहीं रहता। बिल्कुल। अब सुना है यहाँ मनोरंजन पार्क बनेगा, जिसके लिए खेती वाली जमीन को खोदा जा रहा है। हाँ भाई, मनोरंजन पार्क, शहरीकरण, लाखों हेक्टेयर खेती योग्य बढ़िया जमीन हर साल निगल जाता है। अन्न पैदा करने के लिए जमीन जरूरी है, लेकिन उसकी मात्रा सीमित है। हमारे देश में जोतने बोने योग्य जमीन कम होती जा रही है। इसका सीधा असर अनाज के उत्पादन पर पड़ रहा है। अनुमान है कि 2050 तक हर 3 में से 2 लोग किसी न किसी शहर में जा बसेंगे। अरे क्या शर्मा जी, शहरों की हवा अब गांव-गांव पहुंचने लगी है। और वैसे भी बच्चे हमारे सादी सरल जीवन से संतुष्ट नजर नहीं आते। सही कह रहे हो जी। उन्हें टीवी पर दिखाई जाने वाली कई चीजें चाहिए। उनके लिए बड़े बड़े पैकेट लाना तो भाई मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए शैम्पू की छोटी छोटी पुड़ियाँ खरीद लाता हूँ। अब इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। इन्हें गाड़ने से भी कोई फायदा नहीं।
भाई खाद तो बनने से रही, बिल्कुल। जलाना तो और भी बुरा है। बिल्कुल ढेरों खाली पन्नी पैकेट गांव भर में इधर उधर उड़ते फिरते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हो जी। अरे कल ही मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, शर्मा जी, माँ हमारे पास साइकिल नहीं मोटरसाइकिल होनी चाहिए। अरे शर्मा जी, वो तो कार के सपने देखता है, कार के। कार के सपने तो कितने ही लोग देखते हैं, एक दिन उसका सपना भी जरूर सच हो जाएगा। 2030 तक दुनिया में कारों की संख्या दोगुनी हो जाने का अनुमान है। अच्छा। आम तौर पर वैसे भी हमारे शहरी परिवारों में एक से ज्यादा कारें होती हैं। आगे चलकर हमें और ज्यादा चौड़ी सड़कों और कहीं ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ेगी। अब यही तो मुश्किल है शर्मा जी, कहाँ से लाएंगे इतना पेट्रोल? पता है शर्मा जी, केरोसिन कितना महंगा हो गया है। अरे दुकान पर लाइन लगानी पड़ती है, जरूरत तो किसी की भी पूरी नहीं होती। वो मेरी ननद है ना, वो बता रही थी एलपीजी सिलेंडर भी बहुत महंगे हो गए हैं। अब देखो ना, हर चीज का तो अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी माँ को तो ऐसी दिक्कतों से ज्यादा नहीं जूझना पड़ा, लेकिन अगर मैंने ख्याल ना रखा ना शर्मा जी, और किफायत से काम नहीं लिया, तो अभाव की समस्या का सामना एक दिन मेरे बच्चों को जरूर करना पड़ेगा। भाभी, अगले 25 वर्षों तक तो पेट्रोल ही दुनिया में ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन बना रहेगा, लेकिन उसकी पूर्ति कम होने और भारत सरीखे देशों में ऊर्जा की तेजी से बढ़ती मांग के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। सही कह रहे हो। लेकिन पूर्ति की भी आखिर एक सीमा है, जिस दिन वो समाप्त हो गई फिर। अरे शर्मा जी, पेट्रोल तो पेट्रोल, अब तो पानी का भी संकट बढ़ता जा रहा है। मेरी बहन शहर से लगी झुग्गी बस्ती में रहती है। वो बताती है नल के पानी से पूरा नहीं होता, इसलिए पानी खरीदना पड़ता है उसे। बताओ। मैंने उससे कहा, देख भाई, पहले तो नल के पानी का रिसाव रोक, फिर बारिश के पानी को जमा करना शुरू करो। इसके अलावा जिस पानी से चावल और सब्जी भाजी धोती हो, उसे अपने पेड़ पौधे सींचने के काम में ले लो। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे याद आया, उसने मुझे बताया था कि लोग तो बर्तन धोते वक्त या दांत मांजते समय भी नल खुला रखते हैं। अब भाई, जिन दौलतमंदों के पास पानी की भरमार है, उन्हें इस तरह पानी बर्बाद करते देख उन्हें जलन होती है, गुस्सा आता है। मैं उनकी भावना समझ सकता हूँ, और ये बात सिर्फ इंसानों के बीच ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर विकसित और विकासशील देशों के बीच भी लागू होती है। लंबे समय तक चलने लायक प्राकृतिक संसाधनों का जितना दोहन करना चाहिए, हम लोग उसका 2 से 3 गुना ज्यादा दोहन किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिसाब के मुताबिक ऊंची आय स्तर के देश कम आय स्तर वाले देशों के मुकाबले प्राकृतिक संसाधनों का करीब 5 गुना ज्यादा दोहन कर रहे हैं। हाँ शर्मा जी, जिन जिन संसाधनों का भंडार घटता जाएगा, वो ज्यादा महंगे होते जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। आर्थिक खाई गंभीर रूप से गहरा जाएगी। आसानी से ना मिल पाने वाले संसाधनों को धनी वर्ग मुंह मांगे दामों पर खरीद लेगा, और गरीब वर्ग उनके लिए तरसता रह जाएगा। बिल्कुल। धनवान समझते हैं कि उनके पास ज्यादा पैसा है, इसलिए वो संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा भाग खरीद सकते हैं। धनी आबादी अपनी मांग बढ़ाने का ये जो रास्ता अख्तियार करेगी, वो किसी अंधे मोड़ पर जाकर ही खत्म होगा, लेकिन इस हकीकत को कोई समझना ही नहीं चाहता। यकीनन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मौजूदा संसाधन चुक जाएंगे और उन्हें नए सिरे से खोजना और हासिल कर पाना असंभव हो जाएगा। सही कहा। अब बताओ, जब संसाधन ही नहीं बचेंगे तो उन्हें कोई कैसे खरीदेगा? हाँ, बिल्कुल सही बात बोले आप। असल मुद्दा सिर्फ संसाधनों के उपभोग करने भर का नहीं है, बल्कि उपभोग करने के तरीकों और उनसे होने वाले प्रभावों का है। उपभोग के क्षेत्र में जबरदस्त गैर बराबरी देखी गई है। महज 1 दशक पहले कुल उपभोग का 76.6% दुनिया की 20% अमीर आबादी के हिस्से में गया, जबकि गरीबों को 1.5 पर सब्र करना पड़ा। अच्छा। आज भी बेहद गरीब और कमजोर राष्ट्र ही अमीर देशों के भड़कीले और फिजूल खर्च रहन सहन का बोझ उठा रहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे शर्मा जी, हमें नुमाइशी और गैर जरूरी चीजों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। भाई, दूसरे देशों में होती फिजूल खर्ची की देखा देखी भी हमें बंद कर देनी चाहिए। अच्छा होगा कि हम पीछे मुड़कर देखें और फिर से अपनी सदियों पुरानी संतुलित और टिकाऊ परंपरा को अपना लें। भाई, तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है कमला। शहर वाले हैं कि दौलतमंद विकसित देश वालों जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, और ये एक हमेशा चलने वाला संघर्ष है। कहें तो तरक्की की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अपने बच्चों को हम बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं,
अच्छा बताओ, गांव में बिजली आने पर क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी जी, क्यों नहीं हुई थी। और हरिया को कमरे के बाहर जाते वक्त पंखा लाइट बंद करना भी मैंने ही सिखाया है। अरे यही तो कह रही हूँ मैं कि हमें कतई फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। हाँ। अब विज्ञान से ही तो वो तरीके, वो टेक्नोलॉजी, वो क्या कहते हैं उसको, टेक्नोलॉजी मिली है, जिसकी मदद से हम धरती माता की अनमोल भेंट यानी प्राकृतिक संसाधनों को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो चीज हम आज बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन उसकी जरूरत शिद्दत से पड़ सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा भाभी। देखिए, हमें अपनी पुनः उपयोग और पुनः चक्रण की कई परंपराओं को बचाना होगा जी। अपने बच्चों को सिखाना होगा कि धरती माता हर एक की जरूरत तो पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का भी लालच पूरा नहीं कर सकती, हरगिज नहीं। हाँ। अब शर्मा जी, इन अनमोल संसाधनों की सुरक्षा खुद हमारे अपने हित में है, बेशक, ताकि हमारी भावी पीढ़ी उनका उपयोग कर सके। एकदम सही कहा आपने भाभी। एक बार हमारे नीति निर्माताओं और हमारी भावी पीढ़ी के बीच तालमेल कायम हो जाए तो संतुलित और टिकाऊ पर्यावरण का सपना जरूर हकीकत में बदल कर रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। याद रखो, टिकाऊ पर्यावरण मात्र एक शब्द नहीं है, ये जीवन यापन की उस प्रक्रिया का चयन है जो आने वाले दौर में अस्तित्व और विनाश की नियति निर्धारित करेगा। और अस्तित्व बना रहने पर भी शेष बच गए थोड़े से संसाधनों की भीषण किल्लत तुम्हें बेपनाह किफायत की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देगी। और अब तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है, इसका फैसला मैं तुम ही पर छोड़ती हूँ। चलती रहे जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की चौथी कड़ी हमें कितना चाहिए सुन रहे थे। आलेख सुकन्या दत्त, हिंदी अनुवाद विनेश राय, समन्वय डॉक्टर आर गोपीचंद्रन और डॉक्टर बी.के. त्यागी, निर्देशन व प्रस्तुति काजल सूरी, प्रस्तुति सहायक नीरज बख्शी। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋतु राजपूत, हर्षबाला खन्ना, प्रियंका शर्मा, मृत्युंजय पाठक, सलाम मोहम्मद, परवेज गौहर, सलीम खान, श्रेष्ठा राधे, सैवी सिंह और सचिन कठुरिया। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन क्या है? जी हाँ, जीवाश्म ईंधन क्या है? और दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है? पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोता, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना न भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक चलती रही जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित रहेंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।